हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर उसको कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो मिडिवल टाइम पीरियड था 700 से 750 के टाइम पीरियड में बहुत सारे न्यू किंग्स और किंगडम जो है उस टाइम पे अराइज होके आए थे। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि किस तरह से नए नए जो डेंसिटीज़ जो है, न्यू न्यू किंगडम्स जो है वो अराइज होके आई थी। देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है इस मैप से। ये मैप जो है इसमें बताया है, देखो इसमें जो है डिस्क्राइब किया गया है कि ये अलग अलग जो है डेंसिटीज़ थी, जो अलग अलग रीजन्स थे जहाँ पर अलग अलग किंगडम्स बनी हुई थी। तो ये किंगडम्स के जो है इन्होंने डायग्राम बना रखा है, दिखा रखा है कि कौन से एरिया में किन का जो है शासन था या किसकी जो है किंगडम थी। तो ये सारे इसमें पढ़ा रखे। इस चैप्टर में हम यही चीज़ें जो है आगे डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरह से कौन सी किंगडम अराइज हो गया, किस तरह से किंग जो है, नए किंग जो है बनकर आए थे रीजन्स में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके, किंगडम्स इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि न्यू किंग्स एंड किंगडम्स मैनी डेंसिटीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। तो 7th सेंचुरी के बाद जो है बहुत सारे अलग अलग जो है छोटे छोटे राज्य जो हैं वो उभर कर सामने आने लग जाते हैं। इन डेंसिटीज़ में अलग अलग जो है एरिया के अकॉर्डिंग न्यू किंगडम्स बन के आते थे, नए नए राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे लाइक चामनाज, जिनको हम चौहान बोलते हैं, वो राष्ट्रकूटाज, चोलाज, चर्च, चंदेलाज, पांडाज, गुजराज, प्रतिहाराज और पाल्स। तो मतलब इस तरह से अलग अलग चोल, पांड्य, गुज्जर, प्रतिहार, चौहान, ये सारे क्या थे, नए नए राज्य थे जो उस टाइम पे उभर कर आ रहे थे 700 से 1750 के टाइम पीरियड के। ये जो मिडिवल टाइम पीरियड हम जिसको बोलते हैं, इसमें जो है ये नए नए राजा उस टाइम पे आए थे और उन्होंने अलग अलग जो है किंगडम्स अपनी बना ली थी, अपने अपने अलग अलग डेंसिटीज़ बना ली थी। तो एमर्जेंस ऑफ न्यू डेंसिटीज़ में ये आता है कि भी इस एट द बिगनिंग ऑफ 7th सेंचुरी स्टार्ट होने के बाद ये अलग अलग डोमिनेशंस होते थे, बिग जिनके पास जो ज़्यादा लैंड लॉर्ड्स होते थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, और ये जो वॉरियर्स चीफ्स होते थे, जो मतलब कि जो लड़ाइयों में जो आगे जाते थे, वो सारे अपने अपने रीजन्स जो है अलग अलग इस सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग अपने रीजन्स बना लेते हैं, अपने अपने अलग किंगडम बना लेती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, दे वर एक्नोलेज्ड एज द सबॉर्डिनेट्स ऑफ द किंग। पहले क्या थे कि ये जो लोग थे ये किंग के सबॉर्डिनेट्स, एज ए सबॉर्डिनेट वर्क करते हैं, यानी उसका साथ देने के, उसके सहयोगी बनते हैं। लेकिन बाद में इनको क्या बोला, इनको सामंत बोला जाता था। ये सामंत हैं, ये राजा को या अपने जो लैंडलॉर्ड थे उसको खुश करने के लिए उसको गिफ्ट वगैरह जो है वो देते थे, उसको मिलिट्री प्रोवाइड करते थे, सपोर्ट करते थे, प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग को मिलिट्री सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते थे। फिर उसके बाद में आता है कि सिचुएशन चेंज हो जाती है कई बार, जब ये आफ्टर द सामंत्स गेंड पावर एंड वेल्थ। तो ये जो सामंत लोग होते थे या बड़े बड़े जो चीफ वेल्थ जो जिनके पास है, इनके पास जो है प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती थी, पावर जो है इनकी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी, तो इनकी सिचुएशन चेंज हो जाती थी। तो ये जो इनके किंग होते थे उनके अंडर से जो है अपने आप को जो है निकाल लेते थे, उनसे दूर हो जाते, तो अपने आप को जो है डिक्लेयर कर देते थे महासामंता या फिर महामंडलाचार्य। तो ये मतलब कि एक महामंडलाचार्य या महासामंत क्या होता है कि सामंत या सामंत से भी बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। और महामंडलाचार्य की एक छोटा जो रीजन है, एक सर्कल टाइप का जो रीजन होता है, मंडल जिसको हम बोलते हैं, तो उसका महाधिराज या उसका सुपीरियर जो पर्सन होता है उसको महामंडलाचार्य बोला जाता था। तो समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओनर। तो ये लोग क्या है कि अपनी इंडिपेंडेंस है उसको घोषित कर देते थे, अपने आप को जो है किंग के रूल से जो है अपने आप को आज़ाद कर देते थे, ठीक है। तो इनकी पावर और वेल्थ ज़्यादा हो जाती थी, तो ये किंग से अपने आप को इंडिपेंडेंस कर देते थे और अपना एक अलग सा एम्पायर जो है, अपना अलग किंगडम जो है बना लेते थे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि आपकी बुक में दिया हुआ है राष्ट्रकूट का जो चीफ था दंती दुर्गा। तो उन्होंने राष्ट्रकूट क्या था, पहले क्या था कि चालुक्य जो राजवंश है, चालुक्य किंगडम थी, उसके अंडर में आते थे राष्ट्रकूट। लेकिन बाद में क्या है कि राष्ट्रकूट का जो ये चीफ आता है दंती दुर्गा, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेता है, इसके पावर सुपर पावर आ जाती है, इसके पास जो है वेल्थ ज़्यादा हो जाती है, तो ये अपने आप को चालुक्य से अलग कर लेता है, रिवोल्ट कर देता है और अलग से इंडिपेंडेंस बना लेता है, ठीक है। तो दंती दुर्गा ओवर थ्रू हिज चालुक्याज ओवरलोड इन मिड 8th सेंचुरी, यानी कि 8th सेंचुरी के मिड में जब ये आते हैं तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंस बना लेता।
फिर कहता है कि एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिंदू हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा कहते हैं कि गोल्डन वोम, एक तरह से मतलब लगा लो कि ट्रांसफॉर्मेशन करना, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि चेंज करना अपने आप को, ठीक है, अपना जो उनकी कह सकते हैं कास्ट या रिलीजन है उसको चेंज करके और अक्षत्रिय बना। देखो पहले क्या था कि ये रूल माना जाता कि जो अक्षत्रिय, हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है हमने कि अक्षत्रिय है उनके अंडर में यह था कि अक्षत्रिय लोग ही जो है रूलिंग करने के लिए बनाए गए थे, ठीक है। जैसे राजपूत थे तो राजपूत जो है वो अक्षत्रिय उसमें कैटेगरी में आते थे और वो लोग जो है रूलिंग करने के लिए बनाए गए थे। तो इसीलिए जो है जो ये हिरण्यगर्भा जो है एक तरह का जो है यज्ञ या हवन या एक तरह से रिचुअल जो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, कि कोई यज्ञ वगैरह करके, कोई कर्म कांड करवा के, पूजा पाठ करवा के अपने धर्म को चेंज करना था, वो ट्रांसफॉर्मेशन करानी थी। उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या थी, मतलब उसको एक अक्षत्रिय बनना था। क्यों? क्योंकि वो जन्म से जो है अक्षत्रिय नहीं था, तो वो कर्म के आधार पर जो है अक्षत्रिय बनने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से ये हिरण्यगर्भा जो है यज्ञ एक तरह से ये करवाया जाता है। फिर ये रिचुअल माना जाता है कि एक नॉन अक्षत्रिय टू बिकेम द अक्षत्रिय और रूलर। तो अक्षत्रिय से नॉन अक्षत्रिय को अक्षत्रिय बनाने के लिए जो एक यज्ञ या हवन जो किया जाता था उसको हम रिचुअल बोलेंगे ये हिरण्यगर्भा। ओके। फिर आता है कि मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली वैश्य आल्सो बिकेम रूलर्स एस्टेब्लिश देयर किंगडम। तो ये जो कुछ मैन से कुछ टाइम पे जो उस टाइम पे जो न्यू किंगडम्स या न्यू किंग्स आए थे, तो वो कुछ जो थे वो एंटरप्राइजिंग फैमिली या ट्रेडर्स फैमिली जिसको हम बोलते हैं, तो वैश्य जो कैटेगरी थी वहाँ से भी आए थे और वो बाद में जो है रूलर्स बन गए थे। कुछ पंडित थे जो है वो भी जो है रूलर्स बन जाते हैं। देखो कुछ किंग्स जो थे उन्होंने तो ये यज्ञ हवन करवा के या रिचुअल करवा के जो है अपना जो है ट्रांसफॉर्मेशन की थी कि भी हम जो है अक्षत्रिय बन गए। कुछ जो है उन्होंने अपना ट्रेडिशन जो उनकी जो कल्चर था उसको बिना छोड़े हुए एज इट इज़ जो है रूलर की उस पर जो है किंगडम बनाई थी उन्होंने, ठीक है। तो कुछ के एग्जाम्पल देखो, जो दंती दुर्गा थे उन्होंने तो रिचुअल करवा के जो है अपने आप को अक्षत्रिय बनाया था और फिर किंगडम बनाई थी। ये दो एग्जाम्पल और आते हैं, एक कदम्ब मयूराशर्मन आता है और सेकंड आता है गज्जर प्रतिहारा हरिचंद्र, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। ये लोग जो थे इन्होंने अपना जो कल्चर था ये इनको जो ये बर्थ से तो के ब्राह्मण थे, लेकिन जो है इन्होंने अपने ट्रेडिशन प्रोफेशन से उसको छोड़ा नहीं था। उसके बाद में जो है इनके अंदर स्किल थी इस बात की कि वो किंगडम को संभाल सके, तो इन्होंने अपने किंगडम बनाए थे कर्नाटका एंड राजस्थान, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट जो कदम्ब मयूर शर्मन थे उन्होंने अपनी किंगडम कहाँ बनाई, कर्नाटका में बनाई। और जो ये गुर्जर प्रतिहारा थे हरिचंद्र, इन्होंने कहाँ बनाई थी, राजस्थान में बनाई थी। ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन आता है किंगडम का। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम में क्या आता है कि जो किंग है वो अडॉप्ट करते थे हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती, ठीक है। तो इस तरह की मतलब बड़ी बड़ी जो है वो अब उपाधि एक तरह से लेते हैं अपना मतलब नेम जो है बड़ा नाम करने के। तो ये जो न्यू किंगडम्स अराइज होती है, देखो इनका रीजन तो छोटा सा था, छोटे से एरिया पे ये कवर करते थे कि बड़ी किंगडम्स के एक पार्ट में जो है ये रूलिंग करते थे, लेकिन जो है अपना नाम जो है या टाइटल्स जो है इतने बड़े बड़े देते थे, जैसे महाराजा धीराज हो गया या त्रिभुवन चक्रवर्ती हो गया। अब महाराजा धीराज का मीनिंग क्या होगा, ग्रेट किंग या ओवरलॉर्ड ऑफ किंग या राजाओं का राजा, ठीक है, इस तरह से। और त्रिभुवन चक्रवर्ती क्या क्या, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स यानी कि तीनों लोगों का राजा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों लोगों का मालिक। तो इतनी बड़ी बड़ी जो है वो अपने आप को टाइटल्स देते थे। फिर ये इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है कि जो है पावर जो है उनको शेयर करनी पड़ती है। जो ये न्यू किंग्स थे इनके पास इतनी पावर नहीं थी, तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अपने जब उन्होंने न्यू राज्य बनाया, न्यू किंगडम बनाई है, तो उसमें जो है उनको रूलिंग करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए उनको अपनी पावर है वो शेयर करनी पड़ती थी। किसके साथ, वही सामंत एज वेल एज द यूनियन ऑफ पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणाज। देखो जब बड़ी किंगडम थी तो बड़ी किंगडम में से जो ये न्यू रीजन निकल के आए थे ये क्या थे, ये भी तो पहले सामंत ही थे। तो ठीक है, इसी तरह से जब ये सामंत ने अपनी किंगडम बना ली तो इन किंगडम्स में भी फिर इन्होंने अपनी पावर शेयर की नीचे, इनसे नीचे जो सामंत और ट्रेडर्स और ब्राह्मण थे उनके साथ में, ठीक है, छोटे किसान उनके साथ में इन्होंने अपनी पावर शेयरिंग की।
ये जा रहा था। इसमें आता कि अब पावर शेयरिंग जो है वो किसके थ्रू आएगी, तो किस तरह से जो है किंग के पास, अब किसी भी किंगडम को चलाने के लिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए राजा के पास क्या होना चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज और रिवेन्यू होने चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा, रिसोर्सेज और रिवेन्यू। वो उसको कहाँ से मिलते थे, जो रिसोर्सेज जो हैं वे ऑब्टेंड होते थे फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन थे, जैसे कैटल कीपर्स होते, पीजेंट्स होते थे और आर्टिशियंस होते। तो क्या मतलब जो ये पशुपालन जो करने वाले थे उनसे प्रॉपर्टी मिलती थी, पीजेंट जो किसान होते थे उनसे प्रोडक्शन होता था, तो उन्हीं से जो उनका प्रोडक्शन वगैरह जो है मिलते थे, तो ये उनके रिसोर्सेज थे। दे वर कंपेल्ड टू सराउंडर ए पार्ट ऑफ वट दे प्रोड्यूस एज टैक्स। तो वो अपना जो उनके साथ उनके ऊपर जो है ये पीजेंट्स वगैरह जो होते थे, पीजेंट्स आर्टिशियंस या कैटल कीपर्स होते थे, तो इनके ऊपर जो है थोपा जाता था एक तरह से, या फिर जो है इनको या तो इनको मनाया जाता था या इनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता था कि आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ राज्य में जो है आपको काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको टैक्स जो है देना पड़ेगा। समटाइम्स क्लेम्ड एज रेंट, तो कई बार जो है इनको एज ए किराए के रूप में, मतलब रेंट के उसमें जो है उनको दिया जाता है। ट्रेडर्स हैं आल्सो वर टू पे रिवेन्यू फॉर द लॉर्ड्स, तो ट्रेडर्स जो या व्यापारी वगैरह हो जाते थे, तो उनको भी जो है रेवेन्यू देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था अपने लॉर्ड्स को, मालिक को, यानी कि किंग को, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज होते थे उसके लिए। रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस, अब वो रिसोर्सेज जो राजा के पास आते थे टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, तो उनका राजा कहाँ यूज करता था, किंग कहाँ पर यूज करता था, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ किंग, किंग जो देखभाल करता था महल को बनाने या सिक्योरिटी वगैरह जो है उसके लिए करता था। कंस्ट्रक्शन करता था टेम्पल्स की, ठीक है, बड़े बड़े मंदिर उस टाइम पे जो है किले, फोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए राजा उनका जो है यूज करता था, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि किंग जो उन रिसोर्सेज का यूज़ करता था पब्लिक के वेलफेयर के लिए। फोर्ट्स बनाता था, टेम्पल्स बनाता था, आर्मी वगैरह जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस रिसोर्सेज का यूज़ करता था। दे वर आल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, तो जो रिसोर्सेज थे उनका यूज़ कहाँ जाता था, फाइट वॉर्स, लड़ाई करने के लिए भी उनका जो है यूज़ किया जाता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आर्मी होती थी, आर्मी बनाने के लिए जो है पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से आता था, उन रिसोर्सेज से आता था। कलेक्टिंग रिवेन्यू वर डन बाय द हायरिंग ऑफिसर, अब ये रिवेन्यू जो राजा के पास आता था वो किसके थ्रू आता था, उसको रिवेन्यू को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, यानी कि कुछ मतलब कि स्पेशल फैमिलीज या स्पेशल लोगों के पास जो है ये अथॉरिटी होती थी, या उनको जो है राजा किंग जो है वो अथॉरिटी देता था कि स्पेशल पर्सन या स्पेशल फैमिलीज हैं ये ही जो है इस रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको रेवेन्यू फंक्शनरीज बोला जाता था, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू फंक्शनरीज होती थी ये ऑन द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है कि जन्म के आधार पर, जैसे आपके फादर को ये काम मिल गया कि आपको ये वर्क करना है कि आपको जो है कलेक्शन करनी है टैक्स की, फिर उसके उनके जाने के बाद जो है आपको वो जो है आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना हो, तो इस तरह से एक ही फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम आज के टाइम पे देखें तो आप लोगों ने नंबरदार, गांव में सुना होगा नंबरदार एक पोस्ट होते हैं, तो नंबरदार जो होते हैं ना वो जो है बाय बर्थ दिए जाते हैं, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन अभी तक जो है अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक जो है यही प्रोसीजर है कि बाय बर्थ जो है वो नंबरदार बनाए जाते हैं। और नंबरदार क्या करते हैं, वो गाँव में जो टैक्स होता है, जैसे नहर के पानी पे हो गया या गांव में कोई ज़मीन वगैरह, तो उसके ऊपर जो है टैक्स लेने का काम वो नंबरदार ही करते हैं, तो वो क्या होगी, वो रेवेन्यू फंक्शनरीज होगी, ठीक है, रेवेन्यू फंक्शनरीज होगी ये। फिर एक यहीं पे एग्जांपल आता है 400 टैक्सीज का, आपके एक बॉक्स में दिया होगा आपकी बुक में, इसमें क्या बताया कि 400 टैक्सीज क्या थे, चोलाज एम्पायर थी तमिलनाडु, जो हमारे लेटेस्ट में अभी स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ पे एक रीजन था चोलाज का, उस टाइम पे एम्पायर थी, तो वो वहाँ पर जो है 400 टर्म्स, मतलब 400 तरह के जो है वहाँ पर टैक्स लगाए जाते थे। किस किस तरह के लगाए जाते थे, जैसे वती एंड कदम्मी, ठीक है। तो वती क्या था कि टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, ठीक है, यानी कि लेबर्स के ऊपर जो है ज़बरदस्ती जो है टैक्स लगाया जाता कि उनके ऊपर जो लेबर जो काम करते थे उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता था कि ये टैक्स आपको देना है अगर आप लेबर का काम करते, ठीक है। फिर एक कदमई था, तो कदमई था कि लैंड रिवेन्यू, लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो इसी तरह के अलग अलग तरह के टैक्सेस थे जो यूज़ किए जाते थे। एक टैक्स देखो, टैक्स वर इम्पोज्ड लाइक
टैक्सिंग हाउस, यानी कि घर पे अगर हम छत बना रहे हैं तो उसके लिए भी है हमें टैक्स देना पड़ेगा। यूजिंग लैडर टू क्लाइंब पाल्म ट्रीज, जो एक खजूर के बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं तो उनके ऊपर चढ़ने के लिए अगर हम सीढ़ियों का यूज़ करते हैं, सीढ़ी जो बेसिकली हमारे घर में होते हैं, उन सीढ़ियों का भी यूज़ करते हैं उस पेड़ पर चढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। ए सेस ऑन सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, तो मतलब एक टैक्स था कि जो फैमिली की प्रॉपर्टी, जैसे फादर की प्रॉपर्टी बच्चों के पास आती है, तो वो फादर की प्रॉपर्टी बच्चों के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के लिए भी जो हम अगर कागजी कार्रवाई करते तो उसमें भी जो है उस फॉर्मेशन में भी हमें एक सेस नाम का जो यानी जो एक तरह से हम टैक्स करते हैं तो वो टैक्स हमें देना पड़ता था। तो मतलब अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो है 400 प्रकार के जो है वो टैक्स लगाए जाते थे वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम दिया था कि किस किस तरह से जो एग्जाम। अब इन टैक्सेस का हमें पता कहाँ से चला, इन टैक्सेस का पता चला हमें इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन करते थे जो पत्थर वगैरह जो खुदाई में जो थे तो उनसे जो है हमें ये पता चला कि यहाँ पर चोलाज जो एम्पायर थी वहाँ पर 400 तरह की जो है टैक्स लगाए जाते थे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।